प्यारे बच्चों, कल यानी 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम संपन्न हुआ। इन 2 दिनों के दौरान यानी 21 सितंबर 22 सितंबर 21 सितंबर को जो मैथ्स का प्रश्न पूछा गया था उसको तो हमने पहले ही क्लियर करवा दिया है आपको। आज हम आपको 22 सितंबर के पेपर थर्ड में मैथ्स के पूछे गए उन सभी प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया है और आप लोग घबरा गए हैं। चलिए आइए देखिए 22 सितंबर का पहला सवाल मैथ्स का। कहता है श्री मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए जो है 6 किलोमीटर पैदल चले। कैसे चले? 6 किलोमीटर पैदल चले स्टेशन तक पहुंचने के लिए। फिर वे एक ट्रेन में सवार हुए जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस प्रकार अपने गंतव्य पर पहुंचे। यानी पहले पैदल चले, फिर ट्रेन से दूरी तय किया, तब अपने गंतव्य पर पहुंचे हुए। यदि इस तरह उन्होंने कुल 3 घंटे का समय लिया टोटल डिस्टेंस तय करने में, पैदल और ट्रेन दोनों मिला करके, यदि पूरी यात्रा की औसत गति 92 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि पैदल चलने की औसत गति उनकी क्या थी। पहले पूरा दूरी निकाल लीजिए। अच्छा, पूरे यात्रा का औसत चाल कितना दे रखा है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, पूरे यात्रा का औसत चाल है। पूरे यात्रा को उन्होंने कितने समय में तय किया? तो 3 घंटा में तय किया। तो 32 गुना 3 यानी पूरा यात्रा कितना किलोमीटर का था? 96 किलोमीटर का था। कितना का? 96 किलोमीटर का था। और उन्होंने प्रारंभ में इस दूरी में से 6 किलोमीटर पैदल चला था। अच्छा, तो 96 में से 6 घटा लीजिए, यानी ट्रेन से उन्होंने कितना दूरी तय किया? तो आप कहोगे सर 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। अब देखिए आपको एक्चुअली निकालना क्या है, पैदल चलने की औसत गति क्या थी। तो पैदल वाला दूरी तो मालूम है, समय निकाल लेना है। चलिए पहले ट्रेन वाला समय निकाल लीजिए क्योंकि ट्रेन का चाल मालूम है। अच्छा, ट्रेन से उन्होंने कितना दूरी तय किया? 90, और ट्रेन का स्पीड कितना है? 60 है ना। चलिए 30 से काट लीजिए 3, यानी 3/2 घंटा, यानी 1.5 घंटा है ना। 3/2 घंटा का समय जो है ना, उन्होंने ट्रेन पर यात्रा किया। अच्छा, पूरा समय कितना उनके द्वारा लिया गया था दूरी तय करने में? 3 घंटा। तो 3 घंटा में 1.5 घंटा अगर उन्होंने समय जो है ट्रेन पर यात्रा किया है, तो बाद बाकी जो समय लगा उनको पैदल चलने में लगा है। तब 3 में से 1.5 घटाएंगे, यानी पैदल चलने में उनको 1.5 घंटा का समय लगा है। और पैदल उन्होंने कितना दूरी तय किया था? 6 किलोमीटर। अच्छा, और 1.5 घंटा में, तो यानी चाल निकाल लीजिए पैदल वाला। 4 बराबर दूरी बटा समय, 3/2 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए 3 से काट लीजिए 2 बार में, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पैदल चलने का उनका औसत गति क्या था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। फिर से एक बार समझिए, देखिए पूरे यात्रा का जो उसका उनका औसत चाल था वो 32 था और पूरा समय था 3 घंटा। तो पूरा दूरी 32 गुना 3 96, 6 किलोमीटर उन्होंने पैदल चला था। तो पैदल वाला घटा लिए, तो ट्रेन और पैदल में पैदल घट गया, ट्रेन वाला दूरी आ गया 90 किलोमीटर। ट्रेन वाला समय निकाल लिया गया क्योंकि ट्रेन का चाल मालूम था, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी ट्रेन में यात्रा तय करने में उनको 1.5 घंटा का समय लगा। पूरा समय 3 घंटा, 3 घंटा में 1.5 घंटा घटाएंगे, बचेगा 1.5 घंटा, यानी जो पैदल उन्हें दूरी तय किया था वो 1.5 घंटा में किया था। पैदल चाल निकाल लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 6/3/2 है ना, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, है ना। कहता है ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का योग जो है 2068 है। यदि उसके आधार का त्रिज्या 7 है, तो कहता है इस बेलन का आयतन क्या होगा। चलिए आइए समझिए बात को। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। और संपूर्ण पृष्ठ है ना 2πRh, है ना 2πRh, है ना, प्लस में 2πr²। क्या होता है? 2πr²। नहीं, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², 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 तो 2πr²। यह कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, ये दोनों का योग कितना दे रखा है? यह दे रखा है 2068। कितना दे रखा है? समझिएगा बात को, 2068 दे रखा है। कितना? 2068। चलिए अब आपको रेडियस मालूम है, यहां से हाइट निकाल लीजिए तब उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। अब देखिए ना, यह कितना हो गया? अगर इसको देखा जाए तो यहां से 2πRh 2πRh, यह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 4πRh। क्या बन जाएगा? 4πRh बन जाएगा।
अब कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन है, देखिए 2 पाई आर कॉमन है ना, तो 2 पाई का मान कितना हो गया, समझिए बात को, 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ से 2 पाई, अगर 2 पाई आर निकल गया तो 2h बच गया, क्या बच गया 2h है ना, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आर, आर का मान कितना है 7 है ना, यह हो गया 2068, कितना हो गया 2068। अब आगे सोच के देखिए, चलिए काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए। अच्छा 44 से कितना बार में कटेगा, देखो 44 से कट जाएगा आपका कितना, 4 बार में है ना, 4 हो गया और फिर 7, 47 बार में कट जाएगा 2068। अब देखो 2h + 7 बराबर 47 है ना, 7 घटा लीजिए तो 2h बराबर हो जाएगा 40, यानी AH बराबर कितना हो जाएगा 20, AH बराबर कितना 20। चलिए यह उसका हाइट निकल के आ गया उस सिलेंडर का ऊंचाई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेंटीमीटर में है, तो यह हो गया सेंटीमीटर है ना। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, चलिए अब आयतन निकाल लीजिए। अच्छा आयतन क्या होता है इसका सिलेंडर का, है ना, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 22/7 है ना, रेडियस कितना था 7 है ना, तो 7 × 7 और ऊंचाई कितना हो गया आपका, यह हो गया 20। चलिए काट के हटा लीजिए, तो 154 × 20, 154 में 2 से गुना करेंगे 308 है ना, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी 3080 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों का योग दे रखा था, कॉमन करने के बाद हमको रेडियस मालूम था 7, वहां से पहले हाइट निकाल ली, हाइट 20 आ गया, वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, आयतन होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है x बराबर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, y बराबर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, x और y के बीच का रिलेशन आपसे पूछा गया। अच्छा सेक और टेन का रिलेशन आप क्या जानते हो, तो आप कहोगे सर जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा देखो अगर हम दोनों को गुना कर लें, सिंपल सा बात है, तो x इंटू वाई बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका मान 1, यानी x y बराबर 1, कहीं कुछ करने का जरूरत ही नहीं था इसमें, x y बराबर 1। अब देखिए अगर करने का मन है तो फिर सोल्व कीजिए। अच्छा सेक और टेन का रिलेशन लिख दीजिए। अच्छा क्या लिखोगे, तो आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू कितना हो गया 1। अच्छा इसको क्या तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अच्छा बताइए यहां से लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर माइनस वाला बट्टा में चल जाएगा, बराबर में एक बट्टा है ना, क्या लिखेंगे सेक थीटा और माइनस में क्या लिखेंगे टेन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान हुआ x बराबर में 1/22, यानी x बाई बराबर कितना हो जाएगा 1, यही तो रिलेशन निकल के आया, x बाई बराबर 1, x इंटू बाई बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल था, आराम से इसको आप वहीं से सोच करके उत्तर दे देते, x इंटू बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता, अतः x इंटू बाई इक्वल टू 1। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, है ना, समझिएगा बात को, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप लोग घबरा भले गए हैं, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, सब कंसेप्ट पे आधारित है। हाँ थोड़ा सा यह हुआ है कि जो लोग प्रैक्टिस में उन लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्या किया गया है, ये जो आपका एग्जाम हुआ है 21 और 22 तारीख को, खास करके ये जो पेपर है मैथ्स का, यह सब सीजीएल का क्वेश्चन उठा करके लगभग क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 4, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, कहां से, केंद्र से यानी सेंटर से होकर गुजरता है। कहता दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ यानी कॉमन जीवा, कॉमन कोड की लंबाई आपसे पूछा जाए। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले अगर दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई होता है √3 इंटू आर, क्या होता है √3 इंटू आर। आप आसानी से इससे उत्तर दे सकते हैं, √3 इंटू आर, कब, जब दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर √3 इंटू आर। चलिए अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है, तो आर का मान कहोगे सर यहाँ 36 है, तो यह कितना हो जाएगा √3 इंटू 36, यानी 36√3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर। चलिए यह तो बिल्कुल अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब देखिए इसके प्रोसेस में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बना करके भी आपको बता देते हैं, लेकिन याद रखना है कि जब दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर √3 इंटू आर। अब देखिए इसको बना करके दिखाते हैं, दो समान वृत्त का बात किया गया है, नहीं, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, कहां से, दोनों एक दूसरे के केंद्र से, ये देखिए केंद्र है, सेंटर है, यही उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई आपसे पूछा गया।
अब देखिए इसको, देखिए इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, यह देखिए। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर आप देखो कि यह क्या है, दोनों वृत्त का त्रिज्या 36 है, तो यह भी रेडियस होगा, तो यह कितना हो गया आपका 36। यह एक साइड, इस ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एक साइड 36, यह भी रेडियस है, यह भी साइड 36 और यह भी साइड 36। तो यह जो ट्रायंगल यहाँ पर एक्चुअली निर्मित हुआ है, ये देखिए यह भी भुजा क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, यह भी इस सर्कल का रेडियस है, दोनों का रेडियस तो बराबर ही 36 36, यह भी रेडियस है, यह भी 36, यानी यहाँ जो ट्रायंगल बना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, समबाहु त्रिभुज बना। तो उसका माध्यिका निकाल लीजिए ना, समबाहु त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है, √3a/2। क्या होता है, √3a/2। ये देखिए माध्यिका का दुगना कर लीजिए, जीवा का लंबाई आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहीं से फॉर्मेट मिलता है √3 × r वाला, बस क्योंकि 2 से 2 कट जाता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बनता है ट्रायंगल, उसका मीडियन निकाल लीजिए, उसको दुगना कर लीजिए, है ना, वही तो जीवा का लंबाई है, कॉमन जीवा का। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, है ना। तो √3 × r यानी 36√3 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आइए, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। पार्टनरशिप का सवाल है। ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 10,000 रुपया जो है कि प्रारंभिक निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। अब यहां पर क्या है, इस सवाल में एक निश्चित समय के बाद पूंजी में परिवर्तन है। तो देखो अगर पूंजी में परिवर्तन किया जाए तो आप ध्यान रखना कि अगर पूंजी में परिवर्तन हो रहा है तो जो पूंजी जितना समय तक रहेगा उसका हिसाब किताब उतना समय के लिए, और उसके बाद शेष पूंजी शेष समय के लिए, है ना। अच्छा, पार्टनरशिप में एक्चुअली प्रॉफिट को बांटते कैसे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, है ना। जितना पूंजी निवेश करेगा, जितना समय के लिए निवेश करेगा, वही हिसाब से लाभ मिलता है। अच्छा, व्यक्ति कौन कौन है, ए बी और सी। आराम से खाली धैर्यपूर्वक काम कीजिए, ए बी और सी। अच्छा, ए जो है प्रारंभ में कितना लगाता है, ए लगाता है 20,000। ए कितना लगाया, ए लगाया 20,000। अच्छा, बी कितना लगाता है, तो आप कहोगे सर 25,000। बी कितना लगाया मेरे भाई, तो बी लगाया 25,000। जबकि सी कितना लगाया, तो सी लगाया है 10,000। कितना लगाया है, सी लगाया 10,000। अब आगे क्या कहता है यह सुनिए। कहता है शुरुआत से 5 महीना के बाद ए जो है 4,000 रुपया और निवेश कर देता है। यहां अभी नहीं, कहता 5 महीना बाद, यानी 5 महीना तक हिसाब किताब यही राशि पर होगा। 4,000 और लगा दिया तो कितना हो गया इसका पूंजी, इसका पूंजी हो गया 24,000। कितना हो गया, 24,000। वर्ष के अंत में इसके लाभों का रेशियो पूछा, तो 5 महीना का हिसाब किताब इस राशि पे, तो बचा कितना महीना, तो वर्ष में यानी 12 में 5 घटाएंगे, यानी अगला 7 महीना का हिसाब किताब इस राशि पर होगा। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है 6 महीना बाद सी 8,000 रुपया और लगा देता है। शुरुआत से 4 महीना बाद बी जो है 8,000 रुपया निकाल लेता है। चलिए 4 महीना बाद जो है बी ने 8,000 रुपया निकाले। अब देखिए, तो शुरुआत से 4 महीना बाद, शुरू के 4 महीना तक बी का हिसाब किताब इसी राशि पर होगा। इसके बाद ही क्या किया, 8,000 निकाल लिया, तो 25,000 में 8,000 निकाल लिया। अब इसका पूंजी कितना बच गया, यह बच गया 17,000, है ना। तो कई महीना का हिसाब किताब इसका होगा, 8 महीना का हिसाब किताब इस राशि पे होगा, है ना। चलिए, और क्या बोला था सी के बारे में, 6 महीना बाद 8,000 रुपया और निवेश किया, कौन, सी। तो 6 महीना तक हिसाब किताब इसी राशि पे, 8,000 और निवेश कर दिया तो कितना हो गया 18,000। अगला 6 महीना का हिसाब किताब इस राशि, बस कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। जो राशि जितना समय तक रहेगा उसका हिसाब किताब उतना समय के लिए, आगे के शेष समय के लिए शेष जो पूंजी है उस पे काम करेंगे। हाँ देखिए, 3 शून्य का हिसाब किताब हटाइए, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य का हिसाब किताब हटा लिए। अब आराम से सोल्व कीजिए। देखिए 168 और 20 100 कितना हो जाएगा, तो 168 और 100 यह हो जाएगा 268। कितना हो जाएगा, 268। यहाँ देखिए, है ना, तो 25 चौका 100, 17 8 36 से 136, है ना, और 100 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 236। कितना हो जाएगा, 236। अगला का देख लीजिए, यह कितना हो गया, 18 6 78 से 108 और 60, नहीं तो 108 हो गया आपका, है ना, और यह हो गया आपका 60, है ना। तो कितना हो जाएगा, 108 और 60 168, नहीं। अब देखिए, अब यही तो है प्रॉफिट का रेशियो। अब जो कॉमन है काट लीजिए, देखिए 4 से सब कट रहा है, 4 से काटिए, 4 छक्के 24, नहीं। अच्छा, उसके बाद 67 बार में 4 से काटेंगे, है ना, 4 पचे कितना हो गया आपका 20, 59 बार में 4 चौके 16, यानी 42 बार में। यही तो प्रॉफिट का रेशियो है,
67:59:42, ऐसा देख लो 67:59:42। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। बहुत आसान सा सवाल है ना, कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन के चलते आप लोग हड़बड़ा गए हो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। क्या कहता है? अच्छा इसमें तो मान रख देना है भाई, से 5 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 5, अब देखिए आराम से रखिए। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर √3/2 होता है। कितना मेरे भाई? √3/2। उसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का करेंगे तो कितना? 4 है ना। चलिए 7 sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। हाँ अगला प्लस में 8 cos 45 भी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यही तो है। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 4, नहीं तो यहाँ हो गया 15, नहीं और यहाँ हो जाएगा 14, 15 14 कितना हो गया? 15 और 14 29 है ना, और यह हो जाएगा 16, यानी 45/4। कितना? 45/4। खाली भिन्न का जोड़ हो गया, जोड़ लीजिए 45/4, 45/4। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। सवाल नंबर 7वां। हाँ क्या कहता है सुनिएगा, लंबा चौड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। कहता दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर जो है, हाँ एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन, हाँ ध्यान दीजिएगा, रांची और गिरिडीह स्टेशन से जो है एक दूसरे की ओर, एक ही ट्रैक पर जो है एगो रांची से और एगो गिरिडीह स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक का स्पीड 30, एक का स्पीड 40। कहता है एक साथ चलना शुरू करता है, दोनों स्टेशन के बीच में, रांची और गिरिडीह स्टेशन के बीच में जो दूरी है वो 560 किलोमीटर का है। अच्छा तो बताइए तो दोनों कब मिलेगा ट्रेन? पहले यह देख लीजिए। तो समय बराबर दूरी बटा 4, अपोजिट डायरेक्शन है, दूरी है दोनों स्टेशनों के बीच में और दोनों ट्रेनों के बीच में। एक ट्रेन रांची स्टेशन पर, एक गिरिडीह स्टेशन पर चलना शुरू किया तो उस दूरी को तो दोनों मिलकर तय करेगा 560 किलोमीटर को। अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जोड़िए 30 40 कितना हो गया? 70, यानी 8 घंटा बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। कई घंटा बाद? 8 घंटा बाद। अब आगे क्या कंसेप्ट लगाया यह समझिए बात को। कहता है ट्रेन के साथ साथ एक गौरैया ट्रेन के शीर्ष पर बैठकर दूसरी ट्रेन की ओर जाती है और दूसरी ट्रेन तक पहुंचने पर अपनी दिशा बदल लेती है और इसी तरह वह क्रम जारी रखती है। यदि गौरैया का स्पीड है 80। अब देखो सुनो बात को, एक ट्रेन चला था रांची से, एक ट्रेन चला था गिरिडीह से, ठीक है ऐसे। अब देखो एक बात समझो, एगो रांची से चला था और एगो कहां से चला था? गिरिडीह से, दोनों ट्रेन। अब सोचिए जो रांची से ट्रेन चला है यहां पर एक गौरैया बैठा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही ट्रेन चलना शुरू किया रांची से, और हाँ जैसे ही अब ट्रेन चलना शुरू किया गौरैया यहां से उड़ना शुरू कर दिया। और देखो गौरैया का स्पीड कितना है? गौरैया का स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ट्रेन के शीर्ष पर बैठा हुआ था। अब जैसी ट्रेन चलना शुरू किया गौरैया भी उड़ना क्या कर दी? शुरू कर दी। अब देखो तो गौरैया का तो स्पीड ज्यादा है, नहीं? अच्छा तो ये तो तेजी से भागेगा, ट्रेन से तेजी से पक्षी भागेगी गौरैया। अब सोचिए तो ये आगे भागी और दूसरा ट्रेन से मिली और फिर वापस लौट गई और ये क्रम को जारी रखता है। अच्छा सोचिए तो जब ई चलना शुरू किया था दोनों ट्रेन, तभी तो यह पक्षी उड़ना शुरू की है। अच्छा तो एक बार कहता ऐसा स्थिति आता है, क्या कहता है तो ट्रेन के बीच में कुचले जाने से पहले गौरैया कितनी दूरी, बीच में जब गई अगला ट्रेन की ओर, अगला ट्रेन जब उसको मिला फिर दिशा बदल करके फिर इसी दिशा में आ गई। ट्रेन जब मिलता है तो बीच में पक्षी कुचला जाता है, नहीं मर जाता है। तो बताइए इस दौरान गौरैया टोटल कितना दूरी तय की? अच्छा सोचो भाई, जितना देर ट्रेन चला है ना मिलने के दौरान तक, उतना ही देर तो गौरैया पक्षी भी उड़ी है ना। पक्षी का स्पीड कितना था? 80, यानी 80, ट्रेन चला था 8 घंटा तो 80 गुना 8 यानी 640 किलोमीटर, यानी कुचले जाने तक, प्रारंभ की स्थिति से कुचले जाने तक गौरैया के द्वारा तय किया गया दूरी जो है वह कितना है? 640। देखिए फिर हम आपको समझा देना चाहते हैं, एक ट्रेन रांची से एक ट्रेन गिरिडीह से चलना शुरू किया, दोनों का स्पीड अलग अलग है, 30 और 40 है ना। अब देखिए दोनों स्टेशन के बीच में 560 किलोमीटर का दूरी है, तो पहले मैं निकाल लिए कि दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, तो समय लगा 8 घंटा। गौरैया एक ट्रेन के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू किया गौरैया उड़ना अपने स्पीड से शुरू कर दी 80 के स्पीड से, और उड़ करके दूसरा ट्रेन से मिल करके फिर रास्ता में जो है यह क्रम को जारी रखती है। तो बीच में ट्रेन जब मिलता है ना तो पक्षी वहां कुचला जाता है। तो कहता है बताइए कुचले यानी प्रारंभ से कुचले जाने तक जो है गौरैया पक्षी कितना दूरी तय की? अच्छा तो उसका स्पीड था 80, ट्रेन चला अगर 8 घंटा दोनों, तो गौरैया पक्षी भी 8 घंटा उड़ी है, तो 80 गुना 8 यानी 640 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर जो है ना एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिन में? 3 दिन में। देखिए
पुरुष का एफिशिएंसी को एम मान लेते हैं, महिला की एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान लेते हैं। अच्छा, तो टोटल वर्क क्या लिखोगे, है ना, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क बराबर 3 पुरुष और 5 महिला, 3 पुरुष और 5 महिला जो है ना, मिलकर काम को कितना दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। यह पूरा काम हो गया। अब क्या कहता है यह सुनिए, उसी काम पर 3 महिलाएं जो हैं 2 पुरुष की अपेक्षा 5 दिन अधिक समय लेती है। अब देखिए पूरा काम है, पूरा काम तुम लिख दिए। अब देखिए कहता 3 महिला को 2 पुरुष की तुलना में 5 दिन अधिक लगता है। अब देखिए ना, तो पूरा काम है, 3 महिला को कितना दिन लगेगा, 3 महिला की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 3 महिला की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 3 महिला के द्वारा इस पूरे काम को करने में लिया गया समय हो गया। अब देखिए फिर देखिए एक बार ये पूरा काम लिखिए। अब 2 पुरुष इस काम को, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी एम, तो 2 पुरुष का हो जाएगा 2m, है ना। 2 पुरुष के द्वारा इस काम को किया गया जाने में लगने वाला समय यह है। तो 3 महिला का यह काम करने का, पूरा काम करने का समय है, और ये 2 पुरुष का है। 3 महिला जो है 2 पुरुष की तुलना में 5 दिन अधिक लेता है। कितना दिन, 5 दिन, हाँ 5 दिन अधिक लेता है, यह है। अब देखिए इसको सोल्व करोगे ना तो आप पेज में फंस जाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन का सहारा लेना है और आराम से ऑप्शन को चेक कर लेना है ना। चलिए आराम से ऑप्शन को चेक करें, 3 से 3 कट गया। देखिए इसका उत्तर आता है 5:2, है ना। अब हम ए को चेक कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम हम छोड़ के भाग रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा देखिए हल करने से तो बढ़िया है, मान छोटा छोटा रख करके हम कैलकुलेट करके देख ले किस में 5 आ रहा है। चलिए ऑप्शन सी है इसका उत्तर, 5:2 हम रख करके केवल चेक करके दिखा देते हैं। देखिए अगर पुरुष का एफिशिएंसी 5 रखोगे, महिला का 2, तो कितना हुआ, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, है ना। और बटा महिला का 2, 25/2 कितना हुआ आपका, यह हुआ 12.5, कितना हुआ 12.5। आगे देख लीजिए, महिला का, पुरुष का 5, तो 15 और 10 25 तरीके 75, है ना। और नीचे देख लीजिए यह हो जाएगा 75 और 2 × 5 = 10, 75/10, यह 7.5। तो 12.5 में 7.5 घट जाएगा तो 5 मिल जा रहा है ना। तो बाई ऑप्शन, कैसे, बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी है, तो उससे बढ़िया कि ऑप्शन से हम लेकर के चल दें, ऑप्शन को जांच लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से एक बार हम इस प्रश्न को बताना चाहते हैं, आराम से समझिए। देखिए कहता 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करती है। देखिए 3 पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी को एम मान लिए एक पुरुष का, और एक महिला के एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान लिए। 3 पुरुष 5 महिला मिलकर के 3 दिन में टोटल वर्क हो गया। ये पूरे काम को 3 महिला कितना दिन में करेगी, तो पूरे काम में 3 महिला की एफिशिएंसी से भाग लगा दिए, 3 महिला का समय हो गया। इस पूरे काम को 2 पुरुष कितना दिन में करेगा, 2 पुरुष के एफिशिएंसी से भाग लगा दिए। ये 3 महिला का जो समय है 2 पुरुष के समय से 5 दिन ज्यादा है। बस यहां से ऑप्शन देख करके हाँ सोल्व कर लिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, सवाल नंबर 9 कहता 100 लीटर के मिश्रण में, आराम से बात को समझिएगा, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो है 2:3 है। कितना है, 2:3। यदि इस मिश्रण के 10 लीटर मिश्रण को निकालकर दूध से बदल दिया जाता है, अच्छा दूध से बदला जा रहा है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। देखिए दूध से बदला जा रहा है तो पहले पानी को आप सोच लीजिएगा आराम से। देखिए उल्टा, 100 लीटर का मिश्रण है, 2:3 का रेशियो, 2×3 5 यूनिट बराबर 100, यानी दूध हो जाएगा 1 यूनिट का मान 20, दूध हो जाएगा 40, और पानी कितना हो जाएगा, नहीं पानी कितना है 60। अच्छा इस प्रक्रिया के बाद पानी कितना बचा यह सोचिए। अच्छा 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, पहले पानी कितना था 60। अब देखिए 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 100 का 10 कितना, 1/10। अच्छा 1/10 आप निकाल रहे हो तो बचेगा कितना, 9/10। 1/10 दोनों से निकलेगा तो बचा कितना, 9/10। 60 अगर पानी है और 40 दूध है, हम पानी पर सोच रहे हैं, तो अगर 1/10 निकला तो दोनों का 1/10 निकला, तो बचा कितना, 9/10। यह प्रक्रिया को जो है 2 बार और दोहराया जाता है, 9/10 9/10। हाँ ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए पानी पर आप क्यों सोच रहे हैं, ऐसा आप पूछ सकते हो कि पानी पर आप क्यों सोच रहे हैं। हम पानी पर इसलिए उल्टा सोचने के लिए गए क्योंकि बाद में दूध मिलाया जा रहा है, तो पानी का तो कोई मात्रा
अलग से दिया नहीं जा रहा है, तो पानी तो घटते चला जाएगा। 60 लीटर पहले था, 1/10 बार बार निकल रहा है, तो 9/10, 9/10 जो बचा, जैसे देखिए 1/10 निकलने के बाद 9/10 बचा, फिर इसका 1/10 निकला, इसका 9/10, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया, काट लीजिए। यानी पानी का मात्रा बाद में कितना बचा, 729 गुना 6। यह देखिए 9 का क्यूब कितना हो गया, यह 9 का क्यूब हो गया आपका 729। चलिए 6 से गुना कर लीजिए, है ना, तो 9 छक कितना हो गया आपका 54, है ना, 5, है ना, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, है ना। अच्छा, और 42 एक 43, है ना, नीचे 100 है, 43.74 लीटर पानी बचा है। कितना, 43.74 लीटर। बाद में इस परिवर्तन के बाद तो इतना पानी बचा, तो दूध कितना बचा, है ना, तो 100 माइनस में, है ना, 43.74, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 56.26, इतना लीटर दूध बचा है। देखिए तो 100 में जितना बचेगा वही तो प्रतिशत हो जाएगा। यानी कहता है अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत जो है वह 56.26% है। कितना है, 56.26%। निकालने की आवश्यकता नहीं है, 100 में जितना वही तो प्रतिशत है। इतना दूध बचा कितना मिश्रण में, 100 के मिश्रण में। क्योंकि देखिए अगर 10 निकाल रहे थे तो 10 उसके जगह पर दूध हम डाल रहे थे, तो मिश्रण का मात्रा तो बरकरार है ना। तो 100 में कितना बचा, 56.26, वही प्रतिशत हो जाएगा। यह है आपका अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार समझिए इस प्रश्न को। ऐसे बनाने के लिए जाओगे आप उलझ जाओगे, आराम से समझिए। अच्छा, 100 लीटर के मिश्रण में 2 और 3 के रेशियो में दूध और पानी है। मिश्रण के 10 लीटर को निकालकर बार बार दूध से बदला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया, दूध से बदला जाता है। तो हम उल्टा सोचे पानी पर, है ना। तो 100 में पहले दूध सोच लिए, कितना हो गया, दूध हो गया 60। यह प्रारंभिक स्थिति है। अब देखिए 10 लीटर का मतलब हुआ 100 का 10 मतलब 1/10 भाग निकाल रहा है। देखिए 1/10 दोनों से निकलेगा, दूध से भी पानी से भी। पानी पर हम सोच रहे हैं इसलिए पानी पर विचार कर रहे हैं। तो 60 का 9/10 बचा। यह प्रक्रिया 2 बार और, यानी अंततः अंतिम स्थिति तक पानी इतना बचा। तो जो बचा दूध का मात्रा बचा, तो 100 माइनस में घटा ली, 56.26, वही प्रतिशत हो जाएगा 100 के केस में। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो कहता है इसके परिवृत्त का त्रिज्या बताइए। अच्छा, यह समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, कितना है 36√3। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 से डिवाइड कर लिए, भुजा स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कर लीजिए, है ना। अंडर रूट की जगह इसका भुजा आ जाएगा। 144 का कितना हो जाएगा 12, जो भी मीटर सेंटीमीटर ऐसा कोई चर्चा नहीं, यानी 12 सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट हो। कहता है इस त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या, देखो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, आप ध्यान रखिएगा। परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है वह होता है a/√3। क्या होता है, a/√3। जबकि अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है a/2√3। क्या होता है, a/2√3। यानी आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या अंतःवृत्त के त्रिज्या से दुगुना होता है। इसका दुगुना कीजिए, ये आ जाएगा। यानी r/r बराबर 1:2, यह रिलेशन होता है ना, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या के बीच में। चलिए अभी आपको बाह्यवृत्त का परिवृत्त का त्रिज्या पूछा, a/√3, 12/√3, यानी हो जाएगा 4√3। कितना, 4√3। यह उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 11 कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और कोण एबीसी यानी कोण बी 90 डिग्री है। बीडी भुजा एसी परलंब है, बीडी स्क्वायर का मान। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न आया था उसमें केवल बीडी दिखा गया था, जो गलत था। बीडी स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीडी स्क्वायर, वो गलत दिया गया था सवाल, है ना, ध्यान रखोगे। हमने बीडी स्क्वायर सुधार दिया है। चलिए अब देखिए एक समकोण त्रिभुज का बात है, किसका बात है, समकोण त्रिभुज का बात है। इसमें कहता कोण बी समकोण है, क्या है, कोण बी समकोण है। देखिए ए बी सी। अब क्या कहता, बीडी भुजा जो है ना, बीडी भुजा एसी पर क्या है, लंब है। देखिए हम एक बात आपको बतला देना चाहते हैं, आप ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर डाले, अब बहुतों बार सवाल आ चुका है एसएससी में, तो बहुत बार पूछा जा चुका है। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर डाले गए लंब का जो लंबाई होता है उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंडों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अंतःखंड क्या बन रहा है, एडी और सीडी, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका एडी गुना सीडी, गुणनफल के वर्गमूल के बराबर। जो अंतःखंड बना
उसके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अब सोचिए, तो स्क्वायर करेंगे है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा बी डी स्क्वायर बराबर में ए डी है ना, और इंटू सी डी, क्या मिलेगा, ए डी इंटू सी डी। अब देख लीजिए ए डी इंटू सी डी का ऑप्शन, तो ए डी और सी डी, डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, ए डी इंटू है ना, ए डी इंटू सी डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब आप कहोगे सर ये रिलेशन आता कहां से है, तो ये सिमिलरिटी के तौर से ही रिलेशन आता है ना। तो आप बस केवल इतना ही, कई एक बार सवाल आया, जैसे कहने का मतलब है दो अंतक खंड बनता है और आपको दे दिया जाता है, कह देगा एगो 4 है एगो 9 है ना, तो बीडी का लंबाई बताइए, तो बीडी बराबर √4 गुना 9 यानी 36 का 6। कई एक बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप माइंड में क्या सेट रखोगे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई जो होता है उसके द्वारा बनाए गए अंतक खंडों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, यानी बीडी बराबर √AD गुना CD, अतः BD स्क्वायर बराबर AD गुना CD। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। देखिए वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100, वास्तविक क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। अच्छा 25% हानि पर बेचा गया, यानी कितना में बेचा गया, 75 में। कितना में बेचा गया, 75 में। अब क्या कहता है, यदि उसका लागत मूल्य दुगुना कर दिया जाए, देखिए 100 था, लागत मूल्य कितना करने का बात कर दिया, दुगुना, यानी 200 हो गया। और क्या कहता, विक्रय मूल्य 660 रुपया अगर बढ़ा दिया जाए तो 20% का इस स्थिति में लाभ होता है। अब देखिए 20% इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 20% 40, यानी इस स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240। अब देखिए मेरे हिसाब से कितना बढ़ रहा है विक्रय मूल्य, है ना, तो 240 में से आप 75 घटा लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 169। कितना, 169 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है, 660। कितना बढ़ रहा है, अच्छा 169 नहीं 165, कितना, 165। चलिए, और जबकि प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है, तो 660 बढ़ रहा है, नहीं 660 बढ़ रहा है, जो 165 यूनिट का मान है। आपसे क्या कहता है, वस्तु का मूल लागत मूल्य पूछा, यानी 100 यूनिट का मान आपको बताना है, यही तो है ना। चलिए इसको काट लीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 16 चौके 64, 640 और 5 चौके 20, यानी 400 रुपया। वस्तु का वास्तविक लागत जो है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। जी हाँ, 400 कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वास्तविक क्रय मूल्य को 100 मान लिए, पहले बेचा जाता था 25% हानि पर, 75 में क्रय मूल्य दुगुना कर दिया 200। अब कहता विक्रय मूल्य 660 बढ़ाता है तो दूसरा स्थिति में 20% का लाभ होता है, 200 का 20% यानी 20 है ना, 200 का 20% 40, यानी इस स्थिति का विक्रय मूल्य 240। विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा बाद में जो बढ़ रहा है 165 यूनिट बढ़ रहा है, जो प्रश्न के हिसाब से 660 है, क्रय मूल्य पूछा 100 यूनिट का मान निकाल लिए। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है छात्र के 7 छात्रों, एक कक्षा के 7 यानी पूरे कक्षा में जो है वर्ग में जो है 7 विद्यार्थी, सबका औसत 28 है, नहीं पहले 3 का औसत है 30। अच्छा पहला 3 का औसत है 30, तब जोगफल कितना हो जाएगा, 30 गुना 3 यानी कितना, 90। अब सोचिए चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, चौथा वाला कम है पांचवा से, यानी चौथा अगर x है तो पांचवा का उम्र क्या हो जाएगा, x + 4। देखिए यह 3 विद्यार्थी, चौथा ये पांचवा, 5 विद्यार्थी की आयु का योग हमने लिख लिया। अब क्या कहता, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, लास्ट यानी छठा और 7वां जो विद्यार्थी है उसका आयु समान है। और उसके बारे में एक बात और बोला है, कहता है और वो जो आयु समान है पहले 3 छात्रों के औसत से 5 वर्ष अधिक। अच्छा पहला 3 का औसत 30 था, तो यानी अगला दोनों का आयु कितना हो जाएगा, 35 और 35 समान है, और वह समान किसके है ना, तो पहला 3 के औसत से 5 अधिक है दोनों का आयु। यह हो गया, सातों विद्यार्थी का आयु हमने लिख लिया। प्रश्न के हिसाब से क्या दे रखा था, सातों का औसत 28, तो जोगफल कितना, 28 गुना 7। देखिए तो यह भी सातों छात्रों का आयु का योग हो गया, यह भी सातों छात्रों के आयु का योग है, दोनों को बराबर कर लेंगे। अब x का मान निकालेंगे, देखिए यह 30 गुना 3 यह कितना हुआ, 90 है ना। चलिए यह 35 कितना हो गया आपका, 70, 28 गुना 7 कितना हो जाएगा, 196। अब देख लीजिए क्या बचा, यहां बचा आपके पास 2x + में 4 = 160 घटा लीजिए, है ना, तो 36। अब देखिए यहां पर 4 घटा लीजिएगा, 32 है ना, 2x बराबर 32, x बराबर कितना हो गया, 16। क्या पूछा गया आपसे, कहता चौथे और 5वें छात्र का औसत पूछा। अच्छा चौथा का उम्र था x, पांचवा का x + 4। अच्छा तो ये कितना हो गया, देख लीजिए एगो का 16 और एगो का 16, 4 कितना हो गया, 20, दोनों का उम्र का योग निकल के आ गया, औसत पूछा। औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, 36/2, यानी दोनों का औसत उम्र कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। कितना, 18 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए
अगले सवाल की ओर आ जाइए, क्या कहता सुनिए। कहता एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6656 है। अच्छा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6656 है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। अगर पहला साल का रेट 8 है तो अगला साल 8 और साथ में 8 का इंटरेस्ट, यानी 8 प्लस में 8 प्लस में 8 गुना 8/100, नहीं तो यह कितना हो जाएगा आपका 16.64। कितना हो जाएगा 64। रेट निकाल लिए 2 साल का, 8 प्लस में 8 और साथ में 8 का इंटरेस्ट, यानी 8 गुना 8/100, यानी 64/100, तो 16.64। चलिए यह तो इतना प्रतिशत बराबर इतना हुआ, आपको उतना ही समान दर से समान समय के लिए, है ना, यानी 2 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज पूछा। साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16, यही 16 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए यहां से दशमलव उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 16 से काट लीजिए, 104 बार में, नहीं अच्छा 104 से यह भी कट जाएगा मेरे हिसाब से, 104 से काटिए तो कितना बार में, यह 6 बार में, है ना, 6 बार में लग गया। और उसके बाद कितना हो गया, 6 बार में लगा दोगे, उसके बाद 4 बार में लग जाएगा। कितना बार में, 4 बार में लग जाएगा, नहीं देख लीजिए ना कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, 1 और 0, 104। 104 से 6 बार में लगाएंगे, 600 कितना हो गया आपका 24, नहीं से 600 हो गया आपका 24। अच्छा कितना बच गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 24, तो यहाँ बच गया आपके पास 24 के बाद 31, 316, है ना। अच्छा 4 624, तो 41 बच गया, नहीं हाँ 416, जी हाँ 64 बार में कट जाता है। तो ये आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 6400 रुपया। कितना हो जाएगा 6400 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा 6400, जी हाँ, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 6400। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार देखिए, हमने रेट तोड़ा 2 साल का, तो 8 प्लस में 8 साथ में 8 का इंटरेस्ट, यानी 16.64 प्रतिशत बराबर इतना। साधारण ब्याज पूछा, हर वर्ष का बराबर होता है, 16% का मान निकाल लेना है। दशमलव उड़ाए 100, 16 से 104 बार में, 104 से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा आपका कितना बार में, 64 बार में। 64 गुना कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 6400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सुन लीजिए। कहता ए बी सी डी और ई के वेतन का रेशियो जो है 2 3 4 5 है। कितना है 2 3 4 5 है ना, बी सी डी ई का, है ना। कहता उनके वेतन में क्रमशः 20 30 40 और 50% का वृद्धि हुआ है। कितना कितना का, सबका वेतन में वृद्धि का प्रतिशत दे रखा है। कहता थी डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है 560 है। तो हमसे क्या कहता है, कहता बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग पूछा। पहले इसका मूल वेतन निकाल लीजिए डी का, बस कहीं कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अच्छा डी के वेतन में हुआ क्या है, बी के वेतन में 20% का वृद्धि, सी में 30 का और डी में 40% का वृद्धि हुआ है। अच्छा तो 40% वृद्धि के बाद यह डी का वेतन है, तो डी का प्रारंभिक वेतन मूल वेतन निकाल लीजिए, तो 100/140 यह डी का मूल वेतन है। कितना है, यह डी का मूल वेतन है। अच्छा देखिए आप डी का ही मूल वेतन है, डी का मूल वेतन का यूनिट आप देख लीजिए कितना है 4, तो 4 बराबर इतना आपसे पूछा गया सबका मूल वेतन, तो 5 4 9 5 14, यानी 14/4 से गुना करिए। 4 यूनिट का मान था, 14 यूनिट बताना था। बी सी डी और ई का मूल वेतन, तो मूल वेतन का रेशियो वही है, बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। चलिए 140 गुना 4 560 काट लीजिए, यानी 1400 हो जाएगा। कितना, सभी के मूल वेतन का योग कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी का बढ़ा हुआ वेतन था 560, वास्तविक वेतन निकाल कंपेयर करके मान निकाल लिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है वह 20 है। देखिए एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यह देखिए शंकु है, कोण का बात किया गया, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया आपका 20। अब क्या इसके आधार का क्षेत्रफल 616 है, समझिए बात को, इसके आधार का क्षेत्रफल 616, आधार में तो वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल है 616, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई से डिवाइड कर लीजिए, पाई का मान 22/7, तो ये आर स्क्वायर का मान बचा, इसका अंडर रूट कर लीजिए, रेडियस आ जाएगा, है ना। देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा 44, है ना, उसका कितना हो जाएगा 17, जी हाँ, तो 176 8 बार में, तो ये हो जाएगा 7 2 7 का एगो 7 और 4 का 2, यानी 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये रेडियस निकल के आ जाएगा। जी हाँ ऐसे भी सोच सकते थे, 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 14, तो ये रेडियस निकल के आ गया वृत्त का, यानी इसके आधार के वृत्त का ये रेडियस आ गया कितना 14। क्या पूछा गया, कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ का जो है ना क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यह होता है पाई
आर ए एल, क्या होता है पाई आर ए एल, यही तो है 7 से 2 बार में, यानी 22 दूना 44 दूना 88, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 880, कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने रेडियस निकाल लिया है ना, कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई से भाग लगा दी, आर स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट निकालिए, रेडियस आ गया। इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया पूछा था, वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछा था, जो पाई आर एल हो जाएगा, तो पाई 880 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। अच्छा, कहता कौन सा कथन सत्य है, सेक के माइनस में कौसे का मान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, सेक को आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर सेक को लिखेंगे 1/cos है ना, और माइनस में क्या हो गया कॉस है। अच्छा, इसका एलसीएम हो जाएगा cos है, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा क्या हो जाएगा कॉस है। तो एगो साइन को साइन छोड़ देंगे, एगो साइन को कॉस के साथ ले लेंगे, तो साइन तो एगो साइन रह जाएगा, और एगो साइने बटा कॉस है टेने हो जाएगा, यानी साइने इंटू टेने आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइने इंटू टेने। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइने इंटू टेन ये ऑप्शन में है, उल्टा गुना किया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइने इंटू टेने लिखिए चाहे टेने इंटू साइने लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए बात को, एगो साइन को साइन छोड़ दिए, एगो साइन बटा कॉस को टेन लिख दिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए क्या कहता है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछा है ना। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या बताया गया आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है, तो यह होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। चलिए तो ये हो गया आपका कितना ए प्लस बी, यह 6 का क्यूब, माइनस में 3 गुना, यह हो गया 5 और इसका मान 6, यह 6 का क्यूब कितना हुआ 216, माइनस में 15 छक्के 90 हो जाएगा आपका, है ना, यानी 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम पूछा हुआ सवाल है, होशियारी से इसमें थोड़ा सा काम कीजिएगा। यह जो सीरीज दे रखा है ना, दी गई श्रेणी S1 और S2 के बीच सभी सामान्य पदों का योग, यानी दोनों में जो कॉमन टर्म है ना उसका योग पूछा है। अच्छा देखिए पहले सीरीज को आगे थोड़ा बढ़ाइए, तो देखिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, 7 के डिफरेंस पर है, 2 9 16 23 है ना 30, कॉमन टर्म ढूंढने के लिए हमने आगे बढ़ाया, कहां तक जा रहा है 632 तक, कहां तक 632 तक। इसमें देख लीजिए 4 के डिफरेंस पर है, 7 11 15 19 है ना। अच्छा उसके बाद 23 फिर 27 है ना। चलिए कहाँ तक यह सीरीज, यह जा रहा है 743 तक, कहाँ तक 743 तक। अच्छा देखिए दोनों में कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 23, यही तो प्रारंभिक कॉमन टर्म है सबसे फर्स्ट वाला। अच्छा इसके बाद क्या कॉमन होगा, इसको समझने के लिए क्या करना है, देखो यह जो सीरीज है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना था 7 का था, जबकि इस सीरीज के बीच का कॉमन डिफरेंस 4 का था। तो जो कॉमन टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह होगा 7 और 4 का एलसीएम, क्या हो जाएगा 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 और 4 का एलसीएम। देखिए 7 और 4 का एलसीएम, नहीं 7 4 का एलसीएम, यह 7 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, यानी जो कॉमन टर्म मिल रहा है, जो कॉमन सीरीज मिल रहा है उसके बीच का डिफरेंस 28 का होगा। जी हाँ समझिए, तो सीरीज क्या मिलेगा 28, 28 जोड़िए इसमें 51 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म नहीं मालूम है हमको क्या होने वाला है, लास्ट टर्म को टीएन मानते हैं। अच्छा लास्ट जो टर्म होगा वह 632 के या तो बराबर होगा या तो 632 से क्या होगा छोटा होगा, नहीं यानी टीएन इज लेस देन इक्वल टू, नहीं टीएन इज लेस देन इक्वल टू 632, नहीं यही सीरीज मिलेगा कॉमन वाला 23 51। क्या बोला हमने, कैसे कॉमन टर्म निकाले, तो 7 के डिफरेंस पर था 4 के डिफरेंस पर, यानी जो कॉमन टर्म वाला सीरीज मिलने वाला है वो 28 के डिफरेंस पर होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो 23 के बाद 28 जोड़ेंगे 51, फिर 51 में 28 जोड़ते हैं तो 79, इसी प्रकार से सीरीज होता है। लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए तो इससे तो बड़ा है, छोटा ही होगा ना, या तो छोटा होगा 632 से या तो 632 के बराबर होगा। तो पहले लास्ट टर्म जो है वहां से पहले हम क्या करते हैं एन का मान निकालते हैं। अच्छा टीएन बराबर आप क्या जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान दीजिएगा,
तो ए का मान कितना हुआ 23, ए प्लस एन तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना का 28 का, लेस देन इक्वल टू 632, कितना हो गया 632। आराम से होशियारी से समझिए। चलिए अब देखिए ना, 23 कितना हो जाएगा 23, 28 एन माइनस में 28 यानी 28 एन, अच्छा 23 में से 28 चला जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस में 5, लेस देन इक्वल टू 632। नहीं, अब देखिए ये हो जाएगा 28 एन है ना, लेस देन इक्वल टू 5 इधर देखिए बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 637, कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ना 28 से इसको काट के देखिए और 7 से काट लीजिए, 7 से 4 बार में 7 नमा 63, 91 बार में कट गया। नहीं, अच्छा अब 4 से इसको काट के देखिए, 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा है ना, तो 22 चौका कितना हो गया 88, 3 यानी 22.7 समथिंग। जी हाँ, तो अब एक बात सोचिए, 22 टर्म तो हुआ, दशमलव में माना है, छोटा ही होना चाहिए, 23वां टर्म तो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी n का मान कितना हुआ 22 है ना, n का मान कितना हो जाएगा 22, यानी जो नया जो सीरीज निकल के आया है दोनों में कॉमन टर्म ढूंढने के बाद, जो नया सीरीज है जो दोनों में कॉमन टर्म वाला सीरीज है, इसमें कितना टर्म है, इसमें टर्म आया 22, कितना आया 22, इसी का आपको पूछा गया था सभी सामान्य पदों का योग, यानी इस सीरीज का योग आपसे पूछा गया था। चलिए निकाल लीजिए एस एन। अच्छा एस एन बराबर आप क्या जानते हो, एन बाई 2 इंटू 2a, अच्छा तो 2a 2 गुना 23, एन माइनस 1, अच्छा एन का मान कितना 22 यानी एक घटाएंगे 21 और कॉमन डिफरेंस 28, यही तो है भाई। चलिए यह कितना हो गया, ये हो गया 11, अच्छा ये हो गया 23 गुना कितना 46 और ये 28 गुना 21, 28 गुना 56 560 और 560 और 28 यानी 500 कितना हो जाएगा आपका 560 और 28 588। अब यह कितना हो जाएगा 11, इसको जोड़ लीजिए आप है ना, तो 8 छो कितना हो गया आपका 14 और यह हो गया 62 और 1 63, यही तो है 634। नहीं 634 गुना 11 कितना 634 गुना 11 है ना। अब देख लीजिए 634 नहीं आया भाई, कहीं गड़बड़ नहीं है। हाँ यहाँ देखिए आप निकालोगे तो यहाँ 6 8 14 58 4 62 1 63। अब देखिए इकाई स्थान 4 वाला एक ही ऑप्शन है, 6 9 7 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 9 7 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए है ना। एक झलक इसको आप बढ़िया से पहले देख लीजिए है ना, एक झलक देख लीजिए क्या हमने किया है, फिर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक झलक पहले देखिए पूरा प्रोसेस को, थोड़ा हम भी थक गए हैं ना, गर्मी भी लग रहा है। देख लिए, अब देखिए फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। दो सीरीज था S1 और S2 था। अब कहता है दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म बनने से जो सीरीज है यानी सामान्य पद का जो सीरीज है जो दोनों में कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म 23 था, इसके आगे का टर्म निकालने के लिए दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाला, 28 के डिफरेंस पर यह होगा। लास्ट का टर्म 632 से छोटा या तो बराबर होगा, यहां से n का मान आया 22, यानी इस सीरीज का योग आपसे पूछा गया था, n हो गया 22, फर्स्ट टर्म 23, तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 6974। ये आपका राइट आंसर, ये सीजीएल का सवाल था। चलिए आ जाइए आखिरी सवाल पे, देखिए क्या कहता है आखिरी सवाल। कहता ए अकेले जो है 12 दिन में काम का 2/5 भाग, सबका पर्सनल टाइम निकालिए। अच्छा 12 दिन में 2/5 करता है तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 5/2 से गुना कर लीजिए, यानी कितना दिन में करेगा 30 दिन में, कितना दिन में 30 दिन में। अब थोड़ा बी पर सोचिए, कहता बी जो है वह ए से 25% अधिक कुशल है। बी क्या है ए से 25% अधिक कुशल है, 25% वृद्धि का फ्रैक्शन 25/100। अच्छा बी का इफिशियंसी अगर ज्यादा है तो समय कम लेगा, उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 100/125, कितना 100/125, 4 5 5 से 6 बार में, यानी बी काम को कितना दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। अब थोड़ा सी के बारे में सोच के देखिए, कहता सी अकेले बी से 12 दिन कम समय में काम करता है, तो 24 में से 12 घटा लीजिए, यानी सी उस काम को 12 दिन में करता है। अच्छा डी सी से 25% कम कुशल है। अच्छा देखिए 25% कम कुशल है, 25% कमी का फ्रैक्शन 75/100, तो अगर इफिशियंसी कम है तो समय ज्यादा लेगा, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उल्टा गुना कर लीजिए, 100 बटा कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 75।
चलिए 25 से 4 बार में, 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी डी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। हमसे यही कहता है बताइए सब मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, एलसीएम देख लीजिए। अच्छा एलसीएम कितना आपको लग रहा है, यह हो जाएगा 30, 24, 12, 16, एलसीएम हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240, नहीं इसका तो 48 हो गया और 30, 48 30 का 240 हो जाएगा। एफिशिएंसी देख लीजिए 8, यहाँ कितना हो जाएगा 10 है ना, और यह कितना हो गया आपका 20, और यह कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 15। कितना हो जाएगा 15। एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम निकाल लिए सबका, कहता चारों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तब पूरे काम में चारों के एक दिन के काम से डिवाइड कर लीजिए, एक दिन का काम देख लीजिए कितना हो गया। तब 20 10 30, अब 15 8 कितना हो गया, तो 15 8 हो गया 23 है ना, तो यह हो गया आपका 30 और 23 हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53। तो 240/53 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना दिन में करेगा 240/53 दिन में जो है कि काम पूरा करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ 240/53। तो यह था आपका 22 सितंबर को पूछा गया पेपर थर्ड में मैथ्स का सारा प्रश्न। देखिए हम बताए ना कहीं कोई भारी भरकम चीज नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था है ना, कंसेप्ट कुछ अलग नहीं था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था है ना, एक आध दो प्रश्न में कैलकुलेशन था, तो प्रश्न तो हम आसान ही मानेंगे है ना। हाँ फर्स्ट सिर्फ 21 तारीख वाला थोड़ा सा इससे ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो प्रश्न दोनों का मिला जुला करके ठीक ठाक ही पूछा गया था। देखिए पढ़ने वाला के लिए सब बढ़िया होता है, अब नहीं पढ़िएगा तो सब मुश्किल। हम बोले ना कि लगभग प्रश्न जो पत्र आपका आया था इसमें मैथ्स का, इसमें सब सीजीएल का प्रश्न लगभग उठा करके डाल दिया गया था। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो कहीं कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। हाँ ये भी बात है, नौकरी लेने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा थोड़ी कि 100 में 100% आपको बनाना है। हाँ लेकिन आपको पूरा का पूरा प्रयास करना है कि मैथ्स और रीजनिंग में जो है ना एकदम बिल्कुल न के बराबर छूटे है ना, क्योंकि देखिए बाद बाकी पेपर में आप कंफ्यूज करते हो, मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास जहां कंफ्यूजन कुछ नहीं होता। अगर उत्तर पहला का उत्तर अगर 24 आ रहा है तो 24 ही आएगा, इसमें कोई असमंजस नहीं है, लेकिन जीके में आप भुला जाते हो है ना। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करना तो आपको बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन मिला जुला करके ठीक ठाक ही था है ना। जो लोग एग्जाम जिनका जैसा गया है कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो पा रहा है, ताकि आगे हम उसका और भी उपचार करें आगे की परीक्षाओं के लिए। फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।